गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, तो आज का लेक्चर अपने को कहाँ से स्टार्ट करना है? कल अपन ने एटॉमिक साइज, आयनिक साइज तक सारी चीजें कंप्लीट कर ली है। आज का लेक्चर कहाँ से स्टार्ट होगा? आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, दो तीन अलग अलग नाम यूज करता है, तीनों नाम लिख देता हूं मैं। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी, या फिर इसी को पोटेंशियल भी बोल सकता हूं, या फिर इसी चीज को एंथैल्पी भी बोलते हैं। क्योंकि जब थर्मोडायनेमिक्स नाम का एक चैप्टर है ना अपने से, अब आवाज मत करना सब लोग, ठीक है, अगर बातें कर रहे हो तो। थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर है, उसमें एनर्जी को वो एंथैल्पी वर्ड यूज करता है। एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सब वर्ड सुने? तुम तो 11th में ही हो, हाँ क्या कर रहे हो? बाकी लोग सुने ना ये वर्ड, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सारे। ठीक है, फनी इधर देखो बेटा। ठीक है, तो एंथैल्पी, एंट्रोपी ये सारे वर्ड्स थर्मोडायनेमिक्स में आते हैं। तो एंथैल्पी का मतलब वहां एनर्जी ही होता है। ठीक है, तो एनर्जी का मतलब एंथैल्पी वो लिख दिया। किसी चीज का पोटेंशियल मतलब, देखो अपन ये बोलते हैं ना कि हाँ तुम्हारे अंदर पढ़ाई का कितना पोटेंशियल है, कितनी देर तक तुम सीटिंग लगा सकते हो बैठने की, पढ़ने की, तो वो पोटेंशियल वर्ड से तो डिनोट करते हैं कि तुम्हारा पोटेंशियल कितना है पढ़ने का। ठीक है, तो पोटेंशियल वर्ड भी एनर्जी से रिलेटेड है। जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतनी ज्यादा उसका पोटेंशियल होगा पढ़ने का उतनी देर। बहुत कम एनर्जी होगी, बहुत नींद आ रही होगी, तो पढ़ पाएगा क्या कोई? नहीं, मतलब उसका पोटेंशियल ही नहीं उस टाइम पढ़ने का। क्लियर है? तो एनर्जी, पोटेंशियल और एंथैल्पी तीनों एक ही वर्ड्स है। तो अगर मैं तुमसे बोल रहा हूँ आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एंथैल्पी, एक ही वर्ड है। ठीक है, शॉर्ट में मैं इसको आई लिख के रिप्रेजेंट करूंगा आप। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी, एंथैल्पी, ये। ठीक है, आईपी कभी नहीं लिखते, आयनाइजेशन पोटेंशियल आई लिखते हैं ना, आयनाइजेशन एनर्जी 1 2 3 ऐसे करके लिखते हैं। अब अपन समझते हैं आयनाइजेशन एनर्जी होता क्या। सबसे पहली चीज, ठीक है, अपन ग्रेविटेशन पढ़ा है सब लोगों ने, मतलब ग्रेविटेशन में ये बोलते हैं ना, अर्थ पे अगर कोई भी चीज रखी है तो वो अर्थ से खिंचा रही है। या फिर 4 फोर्सेस पढ़े होंगे कभी फिजिक्स में, स्टार्टिंग में, बेसिक में। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, पढ़े हैं चारों? ग्रेविटेशनल फोर्स ही लिखते हैं ना, G m1 m2 अपॉन r²। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का लिखते हैं K, और चार्ज को क्या लिखते हैं? Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, तो ये चीजें तो कांस्टेंट है, तो इनको हटा दो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और उसका इलेक्ट्रो वाला कांस्टेंट। यहाँ पे दो मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, अर्थ का एक मास, या फिर एक जो भी ऑब्जेक्ट है उसका मास, या फिर कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशन कितना लग रहा है, तो वो G m1 m2 अपॉन r²। आर नीचे आता है ना, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली मतलब जितना डिस्टेंस बढ़ाऊंगा उतना ही ये फोर्स कम होगा। फोर्स का है ना, कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, तो ग्रेविटेशन फोर्स दो चीजों के बीच में इनवर्सली है डिस्टेंस के। जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ाते जाऊंगा वो फोर्स कम लगेगा। वैसे ही मान लो मैंने कोई दो चार्ज रखे, एक प्लस है एक माइनस है। अब इनके बीच में भले अट्रैक्शन हो रहा है, प्लस माइनस है, तो अगर दोनों ही नेगेटिव है तो रिपल्शन, दोनों ही पॉजिटिव है तो रिपल्शन। ये चीज भी डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी ना। जितना ज्यादा दूर रखूंगा इनके बीच में रिपल्शन कम हो जाएगा। अगर नेगेटिव नेगेटिव है दोनों, तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल्शन कम। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो जितना ज्यादा दूर रखूंगा अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ये आया समझ में? ठीक है, तो ऐसे ही सेम चीज अपने एटम में भी होती है। एटम में सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस, मतलब प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन अपन कौन सा वाला मान के चलते हैं? वैलेंस रिंग वाला। वैलेंस रिंग क्या होती है? लास्ट वाली रिंग। तो लास्ट वाले रिंग का जो भी इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से खिंचा रहा होगा, तो ये प्लस है माइनस है। अब वो जितना ज्यादा दूर होगा इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा ना, क्योंकि देखो प्लस माइनस अट्रैक्ट करते हैं। तो प्लस माइनस अगर अट्रैक्ट करो यहाँ इतनी पास में रखें तो ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, यहाँ रखें तो कम, यहाँ रखें तो और कम। तो जो जितनी ज्यादा दूर रखा होगा न्यूक्लियस से उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम लग रही होगी। और फिर अब मैं तुमको बोलूं कि अगर मेरे को इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटाना है, दूर निकालना है, तो कौन से वाले इलेक्ट्रॉन को मैं आसानी से निकाल पाऊंगा? जो न्यूक्लियस के पास रखा है उसको, जो यहाँ रखा है उसको, कि जो यहाँ रखा है उसको? जो यहाँ रखा है उसको। जो जितना ज्यादा दूर है वो पहले ही कम खिंचा रहा है प्लस माइनस, तो उसको निकालना बहुत आसान है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को निकालने को ही बोलेंगे आयनाइजेशन। देखो अगर खुद का दिमाग लगा के समझते हैं ना, तो एक कॉमन चीज आती है। देखो यार, बुक्स जो भी कोई बना रहा है, ठीक है, बहुत बार तुम लोग ये आगे देखोगे कि नीट में भी अपन पढ़ते हैं ना कि कोई आंसर के 2 आंसर आ रहे हैं, मतलब कोई क्वेश्चन के 2 आंसर आ रहे हैं,
या कभी बोलते हैं कि एनसीईआरटी से मैच वाला ही करो, कभी बोलते हैं कि नहीं रियल में तो ये चीज सही है, एनसीईआरटी में गलत लिखी है। तो जिसने भी क्वेश्चन पेपर बनाया है वो जो आंसर की बनाता है वो उसके थॉट के हिसाब से बना लेता है कि उसको अगर ये सही लग रहा है तो उसने मार्क कर दिया। फिर कोई बच्चे होते हैं जो चैलेंज करते हैं कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, तुम्हारी बुक जो एनसीईआरटी उसमें तो ये लिखा है तो आंसर यही रखोगे आप, भले रियल में कुछ भी हो, हमने तो यहीं से पढ़ा है। तो ये चीज़ें होती है। तो बहुत बार आंसर चेंज हो जाते हैं, किसके अकॉर्डिंग? एग्जामिनर के अकॉर्डिंग जो बना रहा है। तो यहाँ पे वर्ड क्या आ रहा है अपना? आयनाइजेशन। आयनाइजेशन का मतलब क्या हुआ? आयन का वेशन मतलब निकलना है, जो भी आना, ठीक है। वेशन का मतलब वैसे निकलने है। आयन दो टाइप के होते हैं ना, कैटायन और एनायन। तो एक अगर कोई नॉर्मल इंसान अगर पहली बार पढ़ रहा है, खुद से किताबें पढ़ रहा है, तो उसको दिमाग में फिर ये चीज आनी चाहिए कि आयनाइजेशन मतलब कैटायनाइजेशन भी हो सकता है, एनायनाइजेशन भी हो सकता है। कि अगर इलेक्ट्रॉन आ गया तो क्या बनेगा? एनायन। इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बनेगा? कैटायन। तो दोनों ही चीजें हो सकती है ना। लेकिन जिसने भी ये टर्म्स बनाए ना, आयनाइजेशन और इसके बाद दो और नए टर्म्स आएंगे अपने पास, उसने अपने अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज कर लिया चीजों को, ठीक है। तो कैटायन मतलब पॉजिटिव, एनायन मतलब नेगेटिव। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज किया ना आयनाइजेशन, वो किसके रेस्पेक्ट में किया है? कैटायन के टर्म्स में, ये याद रखना है। एनायन के टर्म्स में उसने यहाँ नहीं किया है, यहाँ कैटायन के टर्म्स में लिखा। तो मैं लिख देता हूँ कैटायन के टर्म्स में अगर बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? आयनाइजेशन, ठीक है। एनायन के टर्म्स में बोलते तो उसने एक नया टर्म दे दिया, क्या बोला? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। जैसे ये देखो एक एटम है, न्यूक्लियस है, उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से मैं दूर कर रहा हूं, ठीक है, दूर मतलब कहीं भी इनफाइनाइट पे मैंने फेंक दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा ना। ये पहले तो अट्रैक्ट हो रहा था, ठीक है। इस अट्रैक्शन को तोड़ के, ये जो एरो है इसने इस अट्रैक्शन को तोड़ दिया, तो ये तोड़ने में मेरे को कुछ ताकत लग रही होगी ना। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, इसने इस न्यूक्लियस के साथ बॉन्ड बना रखा है, मतलब कुछ बॉन्ड है। इस बॉन्ड को अगर मेरे को तोड़ना है तो एक घूसा मारा तो ताकत ही लगी ना, समझ गया ना, बॉन्ड को तोड़ने में। तो जैसे मैंने घूसा मारा ताकत लगी और बॉन्ड टूट गया और इलेक्ट्रॉन दूर फेंका गया। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन और प्लस में जो ये ताकत लग रही है उसको क्या बोल रहे हैं? आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि उसकी वजह से अभी आयन बन रहा है ना। तो आयनाइजेशन एनर्जी, तो ये अब काई में कन्वर्ट हो जाएगा। जो भी मान लो अगर ये ए एटम था तो काई में कन्वर्ट हो जाएगा ए प्लस। कोई डाउट? पक्का? इनफाइनाइट मतलब इलेक्ट्रॉन वहां पहुंच जाएगा इनफाइनाइट पे, डिस्टेंस हो, ठीक है। अब सेम चीज में एक और यहां लिखता हूं, ठीक है। अगर न्यूक्लियस है, ये एक शेल है, ठीक है, इसमें पहले से कुछ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उसके, ठीक है। लेकिन बाहर से मैं लेके आ रहा हूँ दूसरे इलेक्ट्रॉन को। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, वहां से मैं लेके कहाँ आ गया उसको? यहाँ पे। और यहाँ पे आके मैंने क्या बोला? ये इधर से और इधर से बॉन्ड बनना शुरू होगा, समझ गए? तो अगर इनका बॉन्ड बनना शुरू हो रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रही है ना। देखो कभी भी बॉन्ड बनने में एनर्जी रिलीज होती है। कैसे याद रखोगे? मैंने ऐसे याद रखवाया था कि दो सरी है, ठीक है, दो सरियों को जोड़ना, वेल्डिंग करके जोड़ूंगा, ठीक है। और उसके बाद अगर उसी टाइम खींच दूंगा तो वेल्डिंग उतनी मजबूत नहीं रहती है। धीरे धीरे टाइम के साथ वो ठंडी होगी वेल्डिंग, तो एनर्जी रिलीज हो रही ना, भले हीट के फॉर्म में हो रही है बट एनर्जी रिलीज होगी धीरे धीरे, तो बॉन्ड बनेगा। कभी भी बॉन्ड बनने में एनर्जी रिलीज होती है, याद रखना। इसके पास कुछ बहुत ज्यादा अपनी एनर्जी है, इसके पास न्यूक्लियस के पास कुछ बहुत ज्यादा एनर्जी है। दोनों को अगर साथ में रहना है तो दोनों को अपना ईगो बोलो या एनर्जी बोलो कम करनी पड़ेगी। दोनों अपने अपने उसी ईगो या उसी एनर्जी के साथ एक साथ नहीं रह सकते। कभी भी केमिस्ट्री में बोला जाता है कि मॉलिक्यूल क्यों बनता है, दो एटम मिलके मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं? ताकि स्टेबल रहे। स्टेबल रहने के लिए वो एनर्जी रिलीज करते हैं। लो एनर्जी में रहना ही एक मॉलिक्यूल की कंडीशन है। ये अगला जो चैप्टर है ना, नींद आ रही क्या? थोड़ी थोड़ी पानी पी लो अगर नींद आ रही है तो, ठीक है। 1 2 और 3 तुमको भी आ रही है बेटा, थोड़ी थोड़ी, ठीक है। चलो तो सुनो, इधर देखो, हाँ पी लो फटाफट। क्या बोल रहा था मैं तुम लोगों को? हाँ, कि अगर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्ड बना रहे हैं तो उसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। बेटा आवाज मत करो, ठीक है। हाँ, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्ड बना रहे हैं तो उसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, याद रखोगे, ठीक है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होता है? एनर्जी रिलीज। ये 2 पॉइंट यहाँ लिख देते हैं अपन। कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या हो रहा है? एनर्जी रिलीज,
ठीक है। और एनर्जी रिलीफ को अपन डेल एच से डिफाइन कैसे करते हैं, डेल एच नेगेटिव जाता है, ये याद रखोगे। डेल एच सिंबल दे दिया है और रिलीव हो रही है ना एनर्जी, तो नेगेटिव, ठीक है। और बॉन्ड फॉर्मेशन है ना, अब बॉन्ड ब्रेक करने में क्या लगेगा, बॉन्ड ब्रेकिंग में एक गुफा मारना पड़ेगा, तो उसमें एनर्जी लग रही है ना, तो एनर्जी यूटिलाइज्ड मतलब यूज हुई, ठीक है। यूटिलाइज्ड या यूज्ड, मतलब इसका डेल एच क्या होगा, पॉजिटिव। तो अपने को ये जो वर्ड है ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अपना अगला टॉपिक ही है, ठीक है। और इसमें ये आया, यहाँ पे कुछ एनर्जी रिलीव होगी कि लगेगी, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी लग रही, अच्छा इसको रिलीज कैसे, इसको ऐसे समझो तुम, ये बॉन्ड से तो तुम गलत कर दोगे। यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी लग रही है, ऐसे याद रहना चाहिए कि आयनाइजेशन एनर्जी लग रही है। देखो बॉन्ड तोड़ने का साइन बनाया था वो मैंने, ठीक है, तुम लोग कंफ्यूजन हो जाएगा। और ये बॉन्ड टूटा, क्लियर है। ये स्टेप 1 आयनाइजेशन एनर्जी आएगी, और स्टेप 2 में बॉन्ड टूट जाएगा, और स्टेप 3 में दूर हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, एनर्जी आई। सेकंड क्या है, बॉन्ड ब्रेक हुआ। थर्ड वाला पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन दूर भाग गया। क्लियर हुआ है पॉइंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, वहां से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वो इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड बनाता है ना, तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है बॉन्ड बनने में। तो यहाँ पे है ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीव होती है। और ये रिलीव्ड एनर्जी को ही अपन आगे पढ़ेंगे, बाद में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन को गेन किया ना एटम ने, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी लिखूं या एंथैल्पी, ज्यादा अच्छा वर्ड रहता है, ठीक है। और ये नेगेटिव में है ना, तो डेल एच क्या होगा, नेगेटिव। और इसका डेल एच क्या होगा, पॉजिटिव। कोई डाउट इसमें, ठीक है। और ये चीज भी और ये चीज भी एक एटम के लिए बात कर रहा हूं ना, तो इसमें भी वो टर्म यूज होता है, आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम, याद रहेगा। आइसोलेटेड मतलब अकेला सिंगल एटम है, न्यूट्रल गैसियस एटम, ठीक है, कोई चार्ज नहीं है अब इस पे, और वही गैसियस एटम है। ये चीज समझ में आई, ठीक है। फाइनली एक बार और इसकी डेफिनेशन कंक्लूड करता हूं मैं, ठीक है। एक नॉर्मल एटम है, प्लस चार्ज है, उसके पास रिंग है, उसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, नॉर्मल है। अगर मेरे को इस नॉर्मल एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ये इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से भी बॉन्ड बना हुआ है ना, इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के लिए मेरे को क्या लगेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। बहुत बार 3-4 बार घूसे मारूंगा तो बॉन्ड टूट जाएगा। तो बॉन्ड टूटा और इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज, पक्का। क्योंकि ये चीज तुम जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हो, पढ़ा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पी, उसमें बोलते हैं ना एक टेबल है, मेटल की टेबल है, उस पर लाइट की एनर्जी आती है। लाइट में हमेशा एनर्जी होती है एच न्यू नाम की, एच न्यू एनर्जी होती है। बंडल आते हैं और वो जैसे ही इलेक्ट्रॉन को पे टकराएगा बंडल, इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है हायर शेल में। और जंप कब कर पाएगा, जब वो एच न्यू की पावर इस एनर्जी से ज्यादा हो, इस बॉन्ड से ज्यादा हो, तभी बॉन्ड टूटेगा। ये पढ़ा ना थोड़ा बहुत। देखो एक शॉर्ट में बताता हूँ कि अगर ये सन है या ट्यूबलाइट है, ठीक है, तो वहां से ये छोटे छोटे बंडल आते हैं पैकेट के। ये जो लाइट आ रही है ना, अपने को दिख नहीं रहा है, लेकिन क्या बोलते हैं साइंटिस्ट कि इस ये जो लाइट की एनर्जी, इसमें क्या आ रहे हैं, बंडल आ रहे हैं, बंडल या एनर्जी के पैकेट्स आ रहे हैं। और इनकी एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू। अब ये हर चीज एटम से बनी ना, अगर ये टेबल है तो ये एटम से बनी होगी, तो एटम के अंदर जाएगी और इलेक्ट्रॉन को बंडल हीट करेंगे, बार बार मारेंगे, ठीक है। और इतनी एनर्जी कलेक्ट हो जाएगी, पहले तो बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। बॉन्ड टूटने के बाद फिर एक बार और बंडल हीट करेगा, तो वो एनर्जी लेके जंप करेगा। तो ये पढ़ते हैं, याद है कुछ, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ होता है एच न्यू की जो एनर्जी आई ना, ये एनर्जी ये है ना,
तो जो भी एनर्जी आ रही है वो दो काम में लग रही है। पहला काम क्या है, ये जो फाई बनाते हैं इसको बोलते हैं काम, वर्क फंक्शन। यहाँ पे फिजिक्स नहीं आ रही तो मैं अपनी भाषा में लिखता हूँ, ठीक है। वहां पे भी यही नाम आता है, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन मतलब क्या, वो जो बॉन्ड है ना इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से, उस बॉन्ड को तोड़ना। अब बॉन्ड तोड़ दिया तो इलेक्ट्रॉन के पैर तो है नहीं कि वो खुद चल के जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉन को और एनर्जी चाहिए वहां से भागने के लिए। तो पहले जो एनर्जी मिलती है वो बॉन्ड को तोड़ने में मदद करेगी। वर्क फंक्शन मतलब क्या, बॉन्ड ब्रेक, बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प करेगी। फिर उसके बाद जो बची हुई एनर्जी है वो क्या करेगी, काइनेटिक एनर्जी मतलब भागने में हेल्प करेगी। समझ में आए, जो भी लाइट की एनर्जी है वो दो काम में यूज हो रही है। पहले तो बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा। क्लियर है। तो फाइनली यही समझाना था मेरे को कि न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसका बॉन्ड है, ये बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी लगती है उसे, उसको क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइज हो गया, आयनाइज होकर क्या बनेगा, कैटायन। ये एक डेफिनेशन है। अगर इलेक्ट्रॉन आता है कहीं से और बॉन्ड बनाता है तो अभी एनायन बनेगा। तो बॉन्ड बनाने में हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, तो वो एनर्जी को बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन किया ना, इलेक्ट्रॉन गेन करने में कोई एनर्जी रिलीज हो रही है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है। और ये अपना अगला टॉपिक है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग यही वाला है। ठीक है। बट अपने को आज क्या पढ़ना है, आयनाइजेशन, मतलब न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालना है। ठीक है। कोई नॉर्मल होता तो अपन दोनों इसी टर्म से समझते हैं, लेकिन एक टर्म एक वर्ड के लिए यूज किया जा सकता है। इसी टर्म को मैं कैटायन के लिए, एनायन के लिए, हर चीज के लिए नहीं बोल सकता ना, क्योंकि कैटायन बनाने में एनर्जी क्या होगी, लगेगी, और एनायन बनने में एनर्जी निकलेगी। तो एक ही टर्म को मैं दो चीजों के लिए यूज करूँ तो फिर मैं कंफ्यूजन होगा ना, कि अगर मैं बोल दूं आयनाइजेशन में एनर्जी लगती है कि निकलती है, तो तुम नहीं बता पाओगे। फिर तुमको ये पूछना पड़ेगा कि कैटायन के लिए पूछ रहे हो कि एनायन के लिए पूछ रहे हो। तो जब दोनों चीजों के लिए अलग अलग ही पूछना था तो अलग अलग ही नाम दे दूं मैं। जुबैर पानी पी के उठ जा भाई। ठीक है। चलो हाँ, तो अगर दोनों समझ गए ना, अगर अलग अलग नाम देना था तो उन्होंने अलग अलग नाम दे दिया। एक को बोला आयनाइजेशन, उसने बोला कि दूसरे के लिए अपन अलग ही नाम उठा देते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वरना फिर बहुत कंफ्यूजन होगा, कैटायन का पूछ रहे हो, एनायन का पूछ रहे हो, दोनों में एनर्जी अलग अलग लगेगी। ठीक है। तो ये जो चीज लिखी ना, बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीफ होती है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है किस चीज में, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाली चीज में। ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यही इसमें होता है ना बॉन्ड फॉर्मेशन, और एनर्जी रिलीफ डेल एच नेगेटिव। और ये वाला क्या अपना आयनाइजेशन है। आयनाइजेशन में क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक, एनर्जी यूटिलाइज या यूज्ड, और डेल एच पॉजिटिव। कोई डाउट इसमें किसी को भी? ठीक है। और यहाँ पे बनेगा क्या, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ बन क्या रहा है फाइनली, इलेक्ट्रॉन गेन में एनायन बन रहा है ना, एनायन बनेगा। मतलब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ये कोई मेटल, अगर मेटल नहीं सॉरी कोई भी, चलो इसको ऐसे लेते हैं, एक्स नेगेटिव बनेगा एक्स से। ठीक है। और ये अगर एक्स है तो इसमें क्या बनेगा, एक्स पॉजिटिव। ये क्या होता है, कैटायन बन जाएगा। कोई डाउट इसमें? तो ये जब चीज लिखोगे तो तुमको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि है क्या। तो पहले ये सब लिखो, समझ गए ना। अपना मेन टॉपिक क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन होता क्या है समझ गए, और इसको एनायन अगर आता है तो कैसे बोलते हैं, ये क्लियर हुआ। तो मेन आयनाइजेशन में अपने को पहले ये लिख लोगे, फिर ये चीज लिखोगे, अपनी आयनाइजेशन की है। ठीक है। उसके बाद ये दो चीज लिखोगे, उसके बाद ये वाली चीज उसके बाद लिखोगे, उसके पैरेलल में लिख लेना, तो तुमको समझ में आएगा। ये वाली हेडिंग किसके लिए थी, ये वाला आयनाइजेशन एनर्जी, ये है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या हुआ, हाँ आ जाओ, ये आयनाइजेशन के लिए, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो पहले ये दो वर्ड लिखोगे ताकि कंफ्यूजन ना रहे, फिर ये दोनों का डायग्राम लिख लोगे। ये अगर लिखना है तो लिख लेना कहीं कोने में या हेडिंग मार्जिन के ऊपर। और इससे काम क्या था मेरे को, कि फोर्स रेडियस के इन्वर्सली, रेडियस मतलब डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये मेन काम था इससे। ठीक है। कि जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे फोर्स कम होते जाएगा ये। ठीक है। ये दो गोले से ही काम था मेरे को, और इस गोले से काम का मतलब है फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। क्लियर है क्या, कैसे लिखोगे,
फिर ये, और फिर अगर ये लिखना है तुम लोगों को कभी समझने के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं इसको, PEE, लिखना हो तो लिख सकते हो बाय चॉइस। ठीक है, ये लिखो। उसके बाद अपन जो बुक की डेफिनेशन है ना एग्जैक्ट, वो लिख के समझ लेते हैं कि बुक्स में कैसी डेफिनेशन दी है। इधर आ जाओ सारे अब, ठीक है, इधर सारे, फोन रख दो भाई साहब। चलो, आयनिफिकेशन एनर्जी समझ लिया अपन ने क्या होता है कि एक कोई भी नॉर्मल एटम को आयन, मतलब कौन सा वाला, कैटायन, कैटायन बनाने में कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है, बस ये होता है। तो लिखा हुआ है मिनिमम एनर्जी। देखो ये चीज क्यों बताई थी तुम लोगों को मैंने, मिनिमम एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी दूंगा तो निकल ही जाएगा ना। मिनिमम कितनी एनर्जी, इसको ऐसे याद रखोगे। देखो न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है, मान लो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन से 50 की पावर से खिंचा रहा था, ठीक है, फाइनल जो इसका Z इफेक्टिव है, स्क्रीनिंग सब माइनस करने के बाद कितने से फाइनली खिंचा रहा है, 50 से। तो इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस से 50 से खिंचा रहा है और मैं 49 की पावर का अगर घूसा मारूं, टूटेगा क्या, नहीं। मिनिमम 50 का तो मुझे घूसा मारना ही पड़ेगा, तब जाके बॉन्ड टूटेगा, समझ गया ना। जिस एनर्जी के बॉन्ड से दोनों जुड़े हुए हैं, मिनिमम उतनी एनर्जी तो देनी पड़ेगी ना, तभी जाके बॉन्ड टूटेगा। तो वही लिखा है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। और मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाले ही होते हैं, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन नहीं निकालता हूं ना मैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन निकालता हूं, और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा लूजली बाउंड होते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे दूर होते हैं, ठीक है। तो मोस्ट लूजली बाउंड उस इलेक्ट्रॉन को निकालना है। कहां से? आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को ही निकाला जाता है। जब तक आउटर मोस्ट से खत्म नहीं होंगे अंदर के इलेक्ट्रॉन नहीं निकालता हूं, ठीक है। और कब? इन ए ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट नहीं, ग्राउंड स्टेट में नॉर्मली जिसमें वो रहता है, ठीक है। ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। आइसोलेटेड मतलब सिंगल एटम होना चाहिए, कोई मॉलिक्यूल वगैरह नहीं होना चाहिए, और गैसियस होना चाहिए, ठीक है। सॉलिड से तुम नहीं निकाल पाओगे, लिक्विड से भी नहीं निकाल पाओगे, और मॉलिक्यूल से नहीं निकाल पाओगे। तुमको उसको एटम में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। समझ में आए? ठीक है। अगर वो ऐसा कुछ देता है तुमको कि H2 से 2H+ बन रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, नहीं पॉसिबल है, मॉलिक्यूल से नहीं निकाल पाओगे। उसको पहले एटम में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद निकलेगा, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी रिमूव। तो ये वाला पॉइंट गलत है, ऐसा ये नहीं होगा ऐसा कुछ, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये क्या है? मॉलिक्यूल है, और अपने को एटम बोला है डेफिनेशन में, एटम ना कि मॉलिक्यूल। और आइसोलेटेड मतलब सिंगल, अकेला, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी रिमूव्ड, कहां से? सॉलिड से कभी नहीं, सॉलिड से नहीं निकलेगा, लिक्विड से नहीं निकलेगा, गैसियस में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। अगर कोई सॉलिड में है तो भी उसको गैस में कन्वर्ट करो, लिक्विड में है तो भी उसको गैस में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी रिमूव्ड, याद रखना, कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम सॉलिड या फिर लिक्विड ऑफ एन एटम, इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म, गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये चीज तुम लोगों ने पढ़ी होगी, बर्फ। इसको सबसे बेस्ट एग्जांपल ये यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है। बर्फ हो गया, बर्फ से वाटर बनेगा, और वाटर से वेपर बनती है। वेपर को थोड़ा बहुत गैसियस फॉर्म में लेते हैं ना, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, और ये गैस है, ठीक है। अच्छा ये चीज पता है ना, देखो ये चीज तो मैंने तुम लोगों को बताई थी कि अगर मैं मेरे हाथ पे एक स्ट्रॉन्ग एसिड की ड्रॉप डालूं और एक जगह स्ट्रॉन्ग बेस गिराऊं, तो कौन सा ज्यादा मुझे हार्म करेगा? स्ट्रॉन्ग बेस, याद रखना। एसिड से ज्यादा खतरनाक होता है बेस, ठीक है। वैसे ही गर्म पानी ढोल दूं और एक है स्टीम डालूं, स्टीम ज्यादा खतरनाक होती है, ज्यादा जलाएगी मुझे, समझ में ना। स्टीम कब बनेगी? पानी की बात करते हैं, ठीक है। स्टीम 100 डिग्री के ऊपर बनेगी, और पानी उबलेगा कहां तक? 100 तक। तो पानी उबलेगा मतलब 100 डिग्री तक का पानी डाला, मतलब पानी है ना। स्टीम तो 100 के ऊपर का, मतलब 101, 102, 103। तो ज्यादा डिग्री वाली स्टीम हुई ना, तो जो ज्यादा डिग्री वाला हीट है वो ज्यादा जलाएगा बजाय पानी के, वो 100 तक का ही है। ये आता है समझ में? ठीक है, चलो। तो इसने बोला गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी। अब देखो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड से गैस, उसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन एनर्जी। सॉलिड से गैस में जो कन्वर्ट करते हैं ना, सॉलिड है इससे गैस में, इसको क्या बोलूंगा? सब्लिमेशन एनर्जी, याद रहेगा। सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने को वर्ड को बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। कुछ तो एनर्जी लगेगी ना। मेरे पास बर्फ रखी बहुत सारी,
उसको मेरे को वेपर में कन्वर्ट करना है, गैस बनाना है, तो रखे रखे तो नहीं हो जाएगी, कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब क्या, उसको पतीले में डाल के गैस पे चढ़ाना पड़ेगा, और गैस में हीट एनर्जी उसको मिल रही है, तो एनर्जी मिलती जाएगी, एक टाइम आएगा कि इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। कुछ होते हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में हो जाते हैं, कुछ होते हैं जो पहले लिक्विड में आएंगे फिर गैस में। जैसे पानी क्या होता है, पहले लिक्विड में आएगा फिर गैस में। लेकिन कुछ जो डायरेक्ट वाले, तुम लोग एग्जांपल बता के बताओ मुझे, जो डायरेक्टली सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। कपूर और नेफ्थलीन। कपूर लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, रखे रखे गायब हो जाता है वो, ठीक है। और फिर अपना नेफ्थलीन के बॉल्स आते हैं ना, जो वॉशरूम में रखे जाते हैं, वो भी सीधा गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो वो सीधा सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं ना, इवेपोरेट हो रहे हैं धीरे 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 धीरे। क्लियर है? ठीक है। तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस वाला भी पता है। फाइनली अपने को गैस में कन्वर्ट करना है, तो कितनी एनर्जी लगती है, सब्लिमेशन बोलते हैं उसको। अब या तो उसमें ये प्लस ये सब्लिमेशन करूंगा, या फिर डायरेक्टली सब्लिमेशन। फाइनली मेरे को सॉलिड से गैस बनाना है। इतना क्लियर है? ठीक है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड से गैस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। हाँ चलो ठीक है। ये सॉलिड से गैस का लिखा है मैंने सब्लिमेशन। अब सॉलिड से गैस में मेरे को एनर्जी देनी पड़ रही है ना, गैस जलाना पड़ रहा है तभी जाके कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन अगर मेरे को रिवर्स लाना हो कि कोई गैस है उससे सॉलिड बनाना हो, तो क्या करते हैं? हीट लिबरेट। इसको समझ, ये चीज समझ में आती है पॉइंट, कि गैस से सॉलिड बनाना एक्सोथर्मिक है, ये वाली प्रोसेस एंडोथर्मिक है। ये जो है ना सॉलिड से, अगर ये चीज में ये लिखता देखो कि अगर सॉलिड से गैस, तो ये वाली प्रोसेस क्या है, इसमें एनर्जी लगेगी मेरे को, ठीक है ना। इसका डेल क्या आएगा? पॉजिटिव। लेकिन अगर उल्टा करूं गैस से सॉलिड, तो वो एक्सोथर्मिक है। ये पता है कैसे? समझो, गैस से सॉलिड में एक्सोथर्मिक कैसे, सोचो, सोचना। क्या सोचना है, सब पता ही नहीं है मेरे को तो है। हाँ देखो, कोई सी चीज को मेरे को गैस से सॉलिड में कन्वर्ट करना, मैंने पहले क्या किया था, बर्फ से पानी बनाया, पानी को और गर्म किया तो भाप बन गई, ठीक है। अब भाप बन गई तो उसको एक कंडेंस करने के लिए किसी, या तो बीकर में मैं बॉईल करूँ कि जो भी उसकी वेपर फूट रही है वो वापस से नीचे आए, तो धीरे धीरे ठंडी होने के बाद ही आती है ना, ठंडी होती है धीरे धीरे। या फिर मान लो अपन ने वो करते हैं, कोई भी खाना बनाया, फॉर एग्जांपल सब्जी बनाई, तो सब्जी को जब उबाल रहे हैं, रफे वाली सब्जी बनाई, ठीक है, उसमें पानी रहता है पानी उबलेगा तो क्या वेपर फूटती है ना उसकी। और मान लो अगर मैंने उसको ऊपर का कोई किसी चीज से ढक दिया, ठीक है, थोड़ी देर बाद जब आधे घंटे के बाद आते हैं तो वो वेपर उस थाली के नीचे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में रह जाती है। तो वो क्या था? गैस थी, धीरे धीरे टाइम के साथ ठंडी होकर लिक्विड में कन्वर्ट हुई, ठीक है, फिर वो वापस सब्जी में गिर के पानी बन जाता है, ठीक है। चलो ये आया। फिर हाँ, इस चीज को देखो, अब मान लो कोई गर्म पानी है, ठीक है, या फिर अपन ने घर पे जैसे दूध गर्म करते हैं, थोड़ी देर दूध को ठंडा होने के बाद फ्रीज में रखते हैं, ठीक है। फ्रीज क्या करता है? फ्रीज का काम पता है? फ्रीज एक डब्बा है, ठीक है, पीछे फ्रीज में एक कंडेंसर लगा होता है, देखा होगा कभी, जो बहुत ज्यादा हीट लिबरेट करता है, या 5-1 साल में 10 साल में चेंज करवाने का बोलते हैं। या खराब हो जाता है फ्रिज, तो वो जो सही करने वाला होता है बोले कंडेंसर खराब हो गया, सही करना है। सुना है वर्ड कभी? पक्का? तो फ्रिज, हाँ चलो, ये अगर फ्रिज है, ठीक है, फ्रिज का ढक्कन इधर है, इसे इमेजिन अच्छा होगा, फ्रिज का ढक्कन इधर खुलता है तो इस साइड, ठीक है, इस साइड से ये फ्रिज है, इधर कंडेंसर लगा है। फ्रिज में मैंने कोई भी चीज रखी, तो मैंने कोई भी चीज नॉर्मल, अपना एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कितना है अभी? 25 डिग्री, ठीक है। अब या तो मैंने गर्म चीज रखी है, नॉर्मल भी रख दी, तो जैसे मैंने नॉर्मल चीज फ्रिज के अंदर रखी, फ्रिज क्या करेगा? उसमें से हीट खींचता है, सारी हीट खींच के फ्रिज, अब अंदर तो रखेगा नहीं ना, बाहर फेंकनी है, बाहर कहीं से फेंकता है? कंडेंसर से, पीछे जो लगा है उस पर। इसीलिए कंडेंसर देखना हमेशा गर्म होता है, फ्रिज के पीछे वाला पोर्शन बहुत ज्यादा हीट लिबरेट करता रहता है। तो वो हीट लिबरेट कहाँ से कर रहा है? जितनी भी अंदर चीजें रख रहे हो उसी से। तुमने कोई भी चीज अंदर रखी, उससे हीट खींच के बाहर फेंक देगा। तो अगर मेरे को किसी चीज को लिक्विड से सॉलिड, और इसको ऐसे समझोगे, देखो लिक्विड से बर्फ बनता है, मान लो मैंने ट्रे में पानी लेके रखा था फ्रीजर में, वो बर्फ बना, तो बर्फ कैसे बना होगा? उससे सारी हीट निकल गई बाहर, तो हीट निकालने के बाद ही बर्फ बनी ना। तो अगर मेरे को गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड बनाना है, और बर्फ का टेम्परेचर बहुत कम होता है,
वेपर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अगर इतना ठंडा हो रहा है तो उसने हीट लिबरेट करके ही हो रहा होगा ना। ये समझ में आता है, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो गैस से सॉलिड बनना एक्सोथर्मिक नहीं होगा क्या? सिंपल है ना, ठीक है। डेल एच नेगेटिव। चलो ये यहाँ तक आया समझ में सबको? देखा, मतलब सिंपल सा पॉइंट था, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा एंडोथर्मिक होती है। अब देखो, अगर मेरे को एक इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से बॉन्ड तोड़ के निकालना है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन कहीं का भी हो, कोई से भी एटम का हो, कुछ भी हो, चाहे वो एनायन का हो, चाहे कैटायन का हो, चाहे न्यूट्रल का हो। अगर कोई न्यूट्रल एटम है तो भी उसको घुसा मार के ही तोड़ूंगा। पॉजिटिव वाला एटम है तो उसका एक और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और ज्यादा घुसा मारने पड़ेंगे। कोई एनायन है, भले उसने किसी का इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड बना रखा है, तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी घुसा मारनी है। तो चाहे एनायन का इलेक्ट्रॉन निकालना हो, चाहे न्यूट्रल एटम का निकालना हो, चाहे कैटायन का निकालना हो, तीनों के लिए मेरे को बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो तीनों के लिए बॉन्ड तोड़ना है तो एंडोथर्मिक ही होगा ना। तो ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस याद रखना, ठीक है। चाहे स्टेबल, देखो नॉर्मल एटम होगा, हाँ ये अपन पढ़ते हैं स्टेबल, हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड। तो हाफ फिल्ड फुल फिल्ड में तो और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना। तो नॉर्मल में भी एनर्जी देनी है, हाफ फील्ड में भी एनर्जी देनी है, फुल फील्ड में भी एनर्जी देनी है। तो ऐसा कोई सा आयनाइजेशन नहीं है जिसमें एनर्जी अलग से निकल रही हो। एनर्जी निकलने को तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलता हूं मैं, वो एनर्जी आके बॉन्ड बनना। लेकिन अगर मेरे को कोई बॉन्ड तोड़ना है तो मेरे को उसको एनर्जी देनी पड़ेगी बहुत सारी, तब जाके बॉन्ड टूटेगा। क्लियर है? तो आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस है। डेल एच हमेशा पॉजिटिव होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। और यूनिट क्या होती है आयनाइजेशन की? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, बस इन जनरल याद रखो। अब इधर सुनो, एक एटम था न्यूट्रल एटम, उसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन, अभी न्यूट्रल है, ये जो बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का, घुसा मारा, इलेक्ट्रॉन हट गया। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब मैं बोल रहा हूँ उससे मेरे को एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, ये निकालने देगा क्या एटम? बोलेगा एक इलेक्ट्रॉन तो पहले ही गया, तो दूसरे को और ज्यादा टाइटली होल्ड करके रखेगा। तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने में को और ज्यादा ही एनर्जी लगेगी पहले से। पहले को निकालने में मान लो 250 लग रही थी, तो दूसरे को निकालने में 350-400 लगेगी। फिर दूसरा भी अगर मैंने 350-400 की एनर्जी मार मार के निकाल दी, तो तीसरा निकालने में और ज्यादा, वो नहीं चाहेगा कि मेरे इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है। फिर ये चीज हाँ देखो, इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट रिंग के इलेक्ट्रॉन मान लो उसमें 3 थे, तो पहला निकाला थोड़ी एनर्जी, दूसरा निकाला उससे थोड़ी और ज्यादा, तीसरा निकाला और ज्यादा एनर्जी, चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना पड़ेगा मेरे को? अंदर की रिंग से। बाहर की रिंग के इलेक्ट्रॉन अगर एक बार खत्म हो गए तो एटम अब बिल्कुल नहीं चाहेगा कि अंदर की रिंग के इलेक्ट्रॉन निकले। लेकिन फिर भी मेरे को अगर अंदर की रिंग के इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड तोड़वाना है, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका गैप जो रहता है बहुत ज्यादा, मान लो फर्स्ट सेकंड थर्ड उसके आउटर 3 इलेक्ट्रॉन ही थे उसके आउटर मोस्ट शेल में। अच्छा इसको जल्दी तो नहीं हो रहा है पक्का? आउटर मोस्ट रिंग में मान लो 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने में 300 एनर्जी, दूसरे को निकालने में 450 और तीसरे को निकालने में 600, ठीक है। लेकिन चौथा इलेक्ट्रॉन उसके अंदर वाली रिंग में ना, बाहर की रिंग के तो इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, तो अंदर वाली रिंग के अब एनर्जी कितनी लगेगी? 600 से सीधा वो पता है कितनी पहुंचा देगा? 4000, 2000, 2500। तो बहुत ज्यादा गैप दिख रहा है ना, 600 से सीधा कितना ज्यादा गैप जा रहा है? 5000, 8000 ऐसा गैप पहुंचा देगा। तो जहां तुमको ऐसा गैप दिखे, क्योंकि क्वेश्चन कैसा आएगा वो क्वेश्चन में ये देता है, देखो यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, कि आयनाइजेशन एनर्जी 1 कितनी है? 300। आयनाइजेशन एनर्जी 2 कितनी है? 450। आयनाइजेशन एनर्जी 3 कितनी है? 700। और आयनाइजेशन एनर्जी 4 कितनी है? 900। और आयनाइजेशन एनर्जी 5 कितनी है? इसको लिखते हैं 4600। समझ में आया कुछ? तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने 5 आयनाइजेशन एनर्जी दी, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन निकाले कोई एटम में से। आयनाइजेशन मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना, तो अगर मैंने 5 एनर्जी लिखी है मतलब 5 इलेक्ट्रॉन निकाल रखे हैं। पहला पॉइंट तो ये आता है। अब वो 5 इलेक्ट्रॉन में पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने में इतनी एनर्जी, दूसरे को इतनी, तीसरे इतनी, चौथे को इतनी, पांचवे को इतनी। सबसे ज्यादा गैप किस में दिख रहा है? चौथे और पांचवे के बीच में। मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन एक ही रिंग के होंगे और ये वाला इलेक्ट्रॉन होगा अंदर वाली रिंग का। तो जब भी तुमको ऐसा गैप दिखे, अब वो तीसरी जगह अगर गैप दिख जाता, मान लो अगर यहीं पे गैप आ जाता 3500, फिर ये होता 4.5 और ये कुछ इतना, तो आउटर मोस्ट में अब कितने हो गए? 2 ही है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा गैप मेरे को पहला यही मिल गया। मतलब आउटर मोस्ट रिंग में अभी 2 इलेक्ट्रॉन है
इतना गैप तभी मिलेगा जब वो अंदर की रिंग से अब इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, ठीक है। तो दो उसके आउटर मोस्ट रिंग में इलेक्ट्रॉन है, ये फिर अंदर की रिंग का, ये अंदर की रिंग का ज्यादा फर्क नहीं है, ये अंदर की रिंग का। अगला फिर अगर मान लो 10,000 15,000 आ जाए तो समझ जाना कि फिर और अंदर की रिंग का इलेक्ट्रॉन है, समझ गया ना। जहां सबसे मैक्सिमम गैप दिखेगा उतने आउटर मोस्ट में। अब इससे 2-3 क्वेश्चन पूछ लेगा, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट रिंग के इलेक्ट्रॉन 2, और आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन कौन से ग्रुप में होते हैं, सेकेंड ग्रुप, सेकेंड ए में होते हैं ना, बेटा मांगे खार स्कूटर बाप राजी, उसमें होता है आउटर मोस्ट में 2। तो ये जो एटम है ये उसी का किसी का होगा, मतलब उनमें से कोई सा होगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 2 हैं। वैलेंसी कितनी है, 2 है, ठीक है। फिर कौन से ग्रुप का है, सेकेंड ए ग्रुप का है। क्लियर हुआ है। तो इसके आंसर में मैं लिख सकता हूं ना कि 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, ठीक है, आउटर मोस्ट में, ठीक है। यह इसकी 2 वैलेंसी है, या फिर क्या लिख सकता हूं, सेकेंड ए ग्रुप का एटम है। आया समझ में, है ना। सेकेंड ए ग्रुप का एटम है, या फिर उसको क्या बोलूं, क्या नाम है सेकेंड ए ग्रुप का, अल्कली अर्थ मेटल, ठीक है, अल्कली अर्थ मेटल। ये आया समझ में कैसे, ये आया समझ में क्या था, ठीक है। यहां तक ये वाला पोर्शन समझ में आ गया सब लोगों को, क्या है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। फिर लेफ्ट से राइट वाली चीजें आएगी तो और बात अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, आएगी अभी थोड़ी देर में होगी। चलो, आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड हमेशा फर्स्ट से ज्यादा होगी, ये समझ में आता है। अगर किसी एटम से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है, क्या वो चाहेगा कि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालूं, कभी नहीं। भले वो हाफ फिल्ड फुल फिल्ड होगा तो भी नहीं चाहेगा, और अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद हाफ फिल्ड फुल फिल्ड बन गया है तो अब तो और भी नहीं चाहेगा। यार समझ में क्या बोला मैंने, पक्का। देखो ये वाला, ठीक है, ये होता है ना अपना लाइबे बैकनॉफनी वाला, तो इसमें नाइट्रोजन हाफ फिल्ड है, बेरिलियम हाफ फिल्ड है इसका, और नियॉन हाफ फिल्ड है अपने पी का पूरा, ठीक है। ये हाफ है, ये फुल है, फुल है। तो मान लो अगर मैं ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूं, तो ऑक्सीजन किसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आ गया, नाइट्रोजन के। मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, एनर्जी लगी, दूसरा उसका इलेक्ट्रॉन अब हाफ फील्ड पे आ गया, तो अब तो और भी नहीं चाहेगा ना। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद स्टेबल बन रहा है तो क्यों ही चाहेगा कि मैं और अनस्टेबल हूं, तो दूसरी अगर निकालूंगा तो और ज्यादा होगी। अब नाइट्रोजन से अगर निकाला फॉर एग्जाम्पल, तो नाइट्रोजन का पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ज्यादा एनर्जी लग जाएगी, तो वो खुद भी नहीं चाहता ना कि एक और इलेक्ट्रॉन निकले। समझ में आ रही है, कोई नहीं चाहेगा एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कि मेरे इलेक्ट्रॉन गायब होते जाए। तो दूसरी आयनाइजेशन हमेशा पहले से ज्यादा होगी, तीसरी दूसरे से और ज्यादा, हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ेगी। भले वो गैप कम आए ज्यादा है, लेकिन इंक्रीजिंग में ही रहेगा। कभी भी ये गैप कम नहीं होगा कि पहले को निकालने में 300 तो दूसरे को निकालने में 150 लगी, कभी नहीं होगा, हमेशा ये गैप बढ़ेगा। क्लियर है। तो सेकंड आयनाइजेशन पहली से हमेशा ज्यादा होगी, यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई एक्सेप्शन है ही नहीं इसका। ना हाफ फील्ड में एक्सेप्शन है, ना फुल फील्ड में, ना किसी भी चीज में। कोई एटम, कोई ग्रुप, कोई पीरियड, कुछ एक्सेप्शन नहीं है, हर जगह वैलिड है ये चीज। क्लियर। अब कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर्स डिफाइन करते हैं या अफेक्ट करते हैं, ठीक है, वो पढ़ते हैं। एटॉमिक साइज, साइज जितना ज्यादा बड़ा एटम का उतनी कम आयनाइजेशन की ज्यादा कम ना। न्यूक्लियस है, एक इलेक्ट्रॉन यही है पहली रिंग, तो इसको निकालने में बहुत टफ पड़ेगा। क्यों, प्लस माइनस बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। एक वहां रखा है ट्यूबलाइट की जगह, तो बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस है, तो उसको निकालना बहुत आसान है, क्योंकि डिस्टेंस के साथ साथ अट्रैक्शन फोर्स कम होता है ना। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो उसी चीज से यहाँ पे वैलिड हो रही है चीजें। कोई भी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो फोर्स डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना कम फोर्स। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना इनके बीच में कम फोर्स, तो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा वो। आया समझ में। तो आयनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक साइज के इन्वर्सली है। क्लियर है। पेनिट्रेशन पावर या शेप ऑफ ऑर्बिटल, क्या है, पेनिट्रेशन पावर या शेप ऑफ ऑर्बिटल। एसपीडीएफ ये समझ में आता है, शेप से इनके सुनो। न्यूक्लियस गोल है,
एस का शेप होता है स्फेरिकल, तो वो भी गोल होता है ना, वो गाना सुना पूरी दुनिया गोल गोल चलो हाँ, न्यूक्लियस और उसके आसपास एक गोल है, तो न्यूक्लियस और एस के इलेक्ट्रॉन उसको बहुत अच्छे से शील्ड करके रख रहे हैं ना। जैसे ऐसा मान लो एक कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो पूरा 3D में आग दिखेगी ना, बेटा इधर मत मस्ती करो, न्यूक्लियस है ठीक है, अगर कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो पूरा 3D में हर जगह आग फैलेगी। तो अगर कोई स्फेरिकल शेप है और उस स्फीयर में पूरे इलेक्ट्रॉन ऐसे डिस्पर्स्ड है, तो वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से हर जगह से खिंचा रहे हैं ना, तो एस से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। फिर डी का शेप कैसा है, डम्बल ऐसा, तो एक इलेक्ट्रॉन मान लो इधर है, कुछ कुछ मतलब इस पाथ में घूम रहे हो इसी में, तो इधर इधर जो न्यूक्लियर के फोर्स है, न्यूक्लियस का प्लस है, प्लस तो वो 3D में हर जगह लगा रहा है ना, समझ गया ना। तो अगर कोई यहाँ है उसको भी खींचेगा, यहाँ है उसको भी, लेकिन यहाँ तो है ही नहीं ना पी में सिर्फ इसी जगह है। फिर डी वाले में और ज्यादा दूर दूर फैल गए, ऐसे 2 और नीचे भी ऐसे 2, ठीक है। और एफ वाले में ऐसे 8 बनते, ऊपर 4 कोने और नीचे 4 कोने। तो इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा डिस्पर्स्ड है कि वो न्यूक्लियस से बच ही नहीं पाते मतलब खिंचाएंगे नहीं इतने ज्यादा, लेकिन एस वाला सबसे ज्यादा अच्छे से खिंचाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस हर डायरेक्शन से खींच रहा है और एस भी पूरे डायरेक्शन में फैला हुआ है। आया समझ में? या फिर इसको शॉर्ट में अगर तुमको समझना हो, कौन सा अपना पेनिट्रेशन पावर या शेप ऑफ ऑर्बिटल आयनाइजेशन एनर्जी को कैसे डिफाइन कर रहा है, देखो एफ के सबसे कम स्क्रीनिंग लगाते हैं, ठीक है, एस के इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग लगा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग कौन लगा रहा है, एस के इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग लगा रहे हैं, तो वो आयनाइजेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नहीं होगा, इसको यार फिर उसको कंफ्यूजन होगा। इसको ऐसे याद रखो शॉर्ट में ये है कि एफ से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल रहेगा, फिर पी से, फिर डी से, फिर एफ से। क्लियर है? ठीक है यार, चलो इसको थोड़ा मैनेज करो, ठीक है, याद कर लेना एफपीडीएफ का ऑर्डर। स्टेबिलिटी, हाफ फील्ड और फुल फील्ड। हाफ फील्ड में कौन आता है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में एफ के 2 डब्बे बढ़ते हैं और पी में तीसरे नंबर पे आता है ना, तो हाफ फील्ड। और फुल फील्ड में कौन आएगा, नियॉन, नियॉन 1 2 3 4 5 6। तो फुल फील्ड वाले में से और हाफ फील्ड वाला, ये पी का हाफ और पी का फुल, ठीक है, इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो इनमें की आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी इनके आस पड़ोस वालों से, ठीक है। इनके आस पड़ोस में कौन आते हैं, अपना बैकनॉफ नहीं है ना, तो मान लो सबसे आगे लाइन में ये लगा है, ठीक है, और ये फुल फील्ड है, तो फुल फील्ड वाले की आयनाइजेशन सबसे ज्यादा होगी, फिर इसकी होगी, साइज का कम है ना, छोटा साइज मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है ये, फिर ऑक्सीजन की होगी, फिर नाइट्रोजन की होनी चाहिए। लेकिन ये इसके जस्ट पीछे लाइन में खड़ा है ना, और आगे वाले को बोल रहा है कि जैसे मान लो मेरी लाइन खड़ी है, मैं हाफ फील्ड हूँ, तो मैं आगे वाले को बोलूंगा ना, नहीं मैं हाफ फील्ड हूँ तो मैं आगे आ जाता हूँ, तो पीछे आ जाओ, तो इसने इसको शिफ्ट कर दिया। आ रहा है समझ में? लाइन से अगर 8 जने खड़े हैं, लाई बे बैक नॉफ नी, तो नी वाला तो सबसे आगे फुल फील्ड वाला, फिर साइज छोटा होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा ही होती है, तो इधर से इधर साइज छोटा होता है, अपन ने पढ़ा है ना, फ्लोरीन की साइज सबसे छोटी, तो उसका आयनाइजेशन देखो नियॉन का सबसे ज्यादा ही होगा क्योंकि वो उसमें आ रहा है, फुल फील्ड में आ रहा है। उसके बाद सबसे छोटा साइज फ्लोरीन है, उसका ज्यादा, उसके बाद कौन खड़ा है, ऑक्सीजन खड़ा है, उसके बाद कौन खड़ा है, नाइट्रोजन, लेकिन नाइट्रोजन हाफ फील्ड है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन को बोलेगा ना ऐसे कि तू पीछे आ जा, मैं हाफ फील्ड हूँ तो मैं आगे चले जाऊंगा, मेरी आयनाइजेशन ज्यादा ही रहेगी, तो ये एक्सचेंज हुआ। फिर उसके पीछे कौन खड़ा है, कार्बन, उसके पीछे कौन खड़ा है, बोरॉन, और उसके पीछे ये लाइबे वाले, तो ये और ये, तो ये फुलफिल्ड है ना एस का, और ये कुछ भी नहीं है ऐसा ज्यादा, तो ये इसको बोल देगा कि नहीं तुम इधर आ जाओ, मैं इधर आ जाता हूँ, तो इन दोनों ने भी अपनी जगह चेंज कर ली और इन दोनों ने अपनी जगह चेंज की, तो फाइनल ऑर्डर क्या आएगा, नियॉन का ज्यादा, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम, बोरॉन और लिथियम। आया समझ में? तो एक एक जगह ही फ्लिप करेगा, लेकिन अगला टॉपिक जब पढ़ेंगे ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसको एनर्जी के टर्म्स में देते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव, इसलिए उसमें क्या करते हैं, हाफ और फुल फील्ड को उठा के एक कोने में पटक देते हैं सबसे लास्ट में, इसको उठाया पीछे फेंक दिया, इसको उठाया पीछे फेंक दिया, इसको उठाया पीछे फेंक दिया, और फिर ऑर्डर जमाते हैं। तो वो जब अगला टॉपिक आएगा वो तब का तब समझेंगे अपन। क्लियर है? ये समझ में आया क्या है?
तो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड की स्टेबिलिटी कंपैरेटिव उसके आगे पीछे वालों से ज्यादा होती है, मतलब आगे वाले से, पीछे वाले से तो ज्यादा ही होगी, खुद ये लाइन में आगे खड़ा है, आगे वाले से भी ज्यादा हो जाती है और उसको पीछे कर देता है। आया समझ में चीज? ठीक है। आयनाइजेशन इज एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। देखो इसको कैसे समझोगे, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतनी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी मतलब देखो न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है, प्लस माइनस है ना, तो जितना ज्यादा प्लस होगा किसी चीज पे उतना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज, तो उतने ही वो इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा, तो न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, और है भी। तेरा डाउट क्या था? नहीं है। चलो मैं एक बार अपनी साइड से क्लियर करता हूँ थोड़ा। न्यूक्लियस पे प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा ये इलेक्ट्रॉन उतना ही तेजी से खिंचा रहा होगा ना, तो इस बॉन्ड को तोड़ना उतना ही मुश्किल होगा मेरे लिए जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा। और न्यूक्लियर चार्ज मान लो बहुत ही कम है, तो इलेक्ट्रॉन खिंचा ही नहीं रहा होगा उतना, ठीक है, और खिंचा नहीं रहा है तो इसको निकालना बहुत आसान है, तो आयनाइजेशन कम लगेगी। अब ये चीज साथ साथ में अफेक्ट करती है साइज के भी, ठीक है। इसको अगर साइज से रिलेट करोगे तो ऊपर से नीचे आने पे न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, लेकिन साइज भी तो बढ़ रहा है ना, ठीक है। तो डिस्टेंस पे भी थोड़ा वेरी करता है, तुम सिर्फ एक फैक्टर एक टाइम पे नहीं लगा पाओगे। एक टाइम पे रियलिटी में तो सारे फैक्टर लग रहे हैं ना, भले ही अपन देखो बायो में सारे सिस्टम अलग पड़ते हैं कि रेस्पिरेशन अलग पड़ रहे हैं, सर्कुलेशन अलग पड़ रहे हैं, किडनी अलग पड़ रहे हैं, लेकिन बॉडी में सारे सिस्टम एक साथ वर्क कर रहे हैं। तुम सांस ले रहे हो, उसको बॉडी तक पहुंचाने का काम हार्ट का है। ये नहीं होगा कि सर्कुलेटरी आराम कर रहा है और रेस्पिरेटरी चल रहा है, कभी नहीं होगा। तुम बहुत ज्यादा तेज दौड़ोगे तो सांस भी जोर जोर से लोगे, हार्ट भी जोर जोर से धड़केगा, और हार्ट अगर जोर जोर से धड़का तो सारे ऑर्गन को ज्यादा ब्लड मिलेगा, तो सारे ऑर्गन काम भी ज्यादा करेंगे। तो सारी चीजें साथ में काम कर रही है ना। तो तुम एक फैक्टर को एक टाइम पे अपन पढ़ते हैं बुक में, लेकिन एक टाइम पे सारे फैक्टर लगेंगे ना। मान लो न्यूक्लियस ये है, इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा है, तो मैं डिस्टेंस भी देखूंगा और न्यूक्लियर चार्ज भी देखूंगा, दोनों चीजें देखनी पड़ेगी। मैं सिर्फ डिस्टेंस के हिसाब से भी आंसर नहीं दे सकता, मैं सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज के हिसाब से भी आंसर नहीं दे सकता। तो ऊपर से नीचे आने पे तुम बोलोगे सर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है लेकिन आयनाइजेशन कम हो रही है। ऊपर से नीचे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ते जाता है, तो न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन दूर दूर भी तो होते जा रहा है ना। पहले वाले में भले न्यूक्लियर चार्ज कम था, पहले रिंग थी, दूसरे वाले में और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा लेकिन इलेक्ट्रॉन भी दूर हो गया, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, इलेक्ट्रॉन और दूर हो गया, नीचे नीचे आता था, रिंग भी तो बढ़ती जा रही ना। तो आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन दूर होते जा रहा है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं उसका जेड इफेक्टिव अपन बोलते थे सेम है, कि न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर है वो कहीं ना कहीं फिक्स ही है, ज्यादा चेंज नहीं आ रहा ऊपर से नीचे आने पे। अब जब न्यूक्लियर की पावर सेम कर दी इसने कि ज्यादा चेंज नहीं आ रहा, तो फिर मेरे को ऑप्शन बचता है डिस्टेंस से देख लूं, जितना ज्यादा दूर डिस्टेंस है उतनी वो कम से खींच रहा होगा, तो निकालना आसान है उसको। आया समझ में? अभी कोई डाउट इसमें? पक्का? कुछ हो तो पूछ ले। क्लियर हो गया? ठीक है चलो, है ना। इसलिए एक फैक्टर हमेशा नहीं देखेंगे, वरना ये चीज फिर वहां गलत हो जाती है कि ऊपर से नीचे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन बढ़नी चाहिए, लेकिन साइज बढ़ता है ना, तो इलेक्ट्रॉन दूर भी तो होते जा रहा है ना। सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज थोड़ी देखना है मेरे को, और भी फैक्टर्स देखूंगा, फिर उसके साथ एसपीडीएफ भी देखूंगा, तो सारे फैक्टर एक टाइम पे एक साथ ही लगते हैं। क्लियर हुआ है? फिर लास्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट के इनवर्सली है। स्क्रीनिंग क्या होता है? बाहर इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस, इनके बीच के जो इलेक्ट्रॉन है ये इस इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहे हैं। स्क्रीनिंग में बताया था ना, सेम रिंग के 0.5 से देंगे, उसके अंदर वाली रिंग के सेम रिंग के 0.35 से देते हैं, उसके अंदर वाली रिंग के 0.85 से, उसके और अंदर वाली रिंग के 1 से। मेरे कहने का मतलब ये था, आउटर मोस्ट रिंग में जो भी इलेक्ट्रॉन मैंने होल्ड किया है, इस पे खुद की रिंग वाले भी स्क्रीनिंग लगा रहे हैं, ये इधर से धक्का दे रहा है, ये इधर से दे रहा है, अंदर वाले ऐसे धक्का दे रहे हैं, अंदर वाले और ऐसे धक्का दे रहे हैं। मतलब इस इलेक्ट्रॉन को बाकी जितने भी 3D में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं सब धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं। ये मान लो चल के इधर आया, यहाँ कोई है वो इसको इधर धक्का देगा, थोड़ा चल के इधर आया, यहाँ कोई है वो इसको इधर धक्का देगा, मतलब नेगेटिव नेगेटिव धक्का देने की कोशिश ही कर रहे हैं। कोई भी एक इलेक्ट्रॉन को अगर मैं पकड़ लूंगा ऐसा कि हाँ इसके बारे में बताओ, तो सब इसको धक्का दे रहे हैं। तो जितना स्क्रीनिंग मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देना। जितना ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज्यादा इसको धक्का देंगे, और आयनाइजेशन करने के लिए मैं कोई इलेक्ट्रॉन को निकालना ही तो है, यार है ना। तो जितनी ज्यादा स्क्रीनिंग होगी आयनाइजेशन एनर्जी में को उतनी कम लगेगी ना निकालने में, क्योंकि खुद ही हेल्प कर रही है स्क्रीनिंग। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन खुद ही धक्का देके उसको बाहर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं,
तो मेरे को तो और कम एनर्जी लगेगी ना इसको निकालने में, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम लग रही है जितनी ज़्यादा स्क्रीनिंग होगी, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आए पॉइंट सारे? पक्का? कोई पॉइंट इनमें एक भी पॉइंट ऐसा जो डाउट लग रहा हो कुछ भी? हाँ, एटॉमिक साइज वाला देखो, ठीक है। न्यूक्लियस है, पहली रिंग, तो पहली रिंग में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत पास में, तो ज्यादा स्ट्रांगली खिंचा रहा होगा ना। बोला था ना, जितना ज्यादा कोई चार्ज पास में रखे रहेंगे, अगर अपोजिट है तो ज्यादा खिंचाएंगे। सेकेंड रिंग अगर बनाता हूँ तो सेकेंड रिंग का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है, थर्ड रिंग बना हुआ और ज्यादा दूर है, फोर्थ रिंग बना हुआ और ज्यादा दूर है, और जो भी आउटर मोस्ट रिंग के डिस्टेंस से न्यूक्लियस का सेंटर, ये होता है एटम का साइज, ठीक है। जो भी आउटर मोस्ट रिंग का इलेक्ट्रॉन होगा वहां से इसका डिस्टेंस न्यूक्लियर साइज मतलब एटॉमिक साइज है। तो एटम का साइज जितना बड़ा मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन बाहर वाली रिंग का बात कर रहा हूँ, सबसे दूर वाला, तो जितना इलेक्ट्रॉन दूर होते जाएगा न्यूक्लियस से, इनका डिस्टेंस बढ़ रहा है ना। तो तुम खुद देख लो, दो चुंबक ले लो, एक साउथ पोल से ले लिया, एक नॉर्थ पोल से, जितनी पास में रखूंगा उतनी जल्दी चिपक जाएगी, और जितना दूर रखूंगा उतनी वो नहीं अट्रैक्ट कर पाएगी। तो यहाँ भी तो यही हो रहा है, इलेक्ट्रॉन माइनस है, न्यूक्लियस प्लस है, जितना दूर रखते जाऊंगा एटम से उतना इनका अट्रैक्शन वीक होता जाएगा, तो इसको मेरे को निकालना बहुत आसान पड़ेगा ना। लेकिन एकदम इतना पास में रख दिया तो मेरे को एनर्जी लगा के इसको हटाना पड़ेगा ज़्यादा। तो वही एटॉमिक साइज के इन्वर्सली है कि जितना बड़ा एटम उतनी कम मेरे को एनर्जी लगेगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में। इन्वर्सली का मतलब ये आया, ठीक है। बाकी किसी को भी कोई डाउट?